डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 28 अगस्त है और हम लोगों को अपना डेली करंट कैप्सूल जो है वो डिस्कस करना है। 1 तारीख से अगर आप लोग देखेंगे तो डिलाइट आईएएस का ये जो करंट अफेयर है ये पेड होने जा रहा है। बहुत मिनिमम सी फीस मैंने इसके लिए रखी है ताकि आप लोग थोड़ा सा सीरियस तरीके से जो है करंट अफेयर को तैयार कर सको, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्लाइड्स आप लोगों को मिलती हैं, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। डिस्कशन जरूर हिंदी में रहता है लेकिन आपको कहीं ना कहीं पे क्लैरिटी रहेगी और आपको कंटेंट जो है वो इंग्लिश में ही मिल जाएगा। पीडीएफ जो है अभी तो टेलीग्राम चैनल डिलाइट आईएएस पर शेयर की जा रही है, लेकिन जैसे ही पेड हो जाएगा तो फिर इसका अलग ग्रुप बन जाएगा, वहां पे ही आपको ये सारा करंट अफेयर देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। और आज से मैंने जो है इसके अंदर अपना डेली डोज वो शुरू कर दिया है। कुछ एक ऐसी चीज मैं आपको हर दिन बताऊंगा जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट रहेगी, है ना। तो वो सबसे लास्ट में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप लोगों को चीजों को बहुत अच्छे से फोकस से देखना है। पहला करंट अफेयर अगर हम लोग देखें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीबीटीजी की अलग जनगणना की मांग की है ना। तो ये थोड़ा सा आपको पता है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होता है, पीबीटीजी इसको बोलते हैं। जनजातियों में भी को जो विशेष जनजातियां होती हैं जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है उनको पीवीटीजी कहा जाता है। यह प्रस्ताव अगर मंजूर हो जाता है तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जो आगामी जनगणना जो भी होने वाली है उसमें पीवीटीजी को लेकर अलग से जनगणना की जाएगी। क्यों जरूरत है? क्योंकि पीवीटीजी आधिकारिक अभिलेखों में सटीक रूप से दर्ज नहीं हो पाए हैं, है ना कहीं पे अगर हमारे पास उनका डाटा प्रॉपर तरीके से रहेगा ना तो सरकार टारगेटेड तरीके से स्कीम्स जो है पीवीटीजी को लेकर बना सकती है। पीवीटीजी के बारे में थोड़ी सी चीजें ये हैं, इसको लेकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सवाल आ चुका है। यह अनुसूचित जनजातियों में और भी कमजोर, सबसे अधिक कमजोर वर्ग है और 1960s के दशक में ढेबर आयोग ने इसकी पहचान की थी। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में जब सवाल पूछा था तो 7-5 को रिवर्स कर दिया था, इधर 5 कर दिया था, इधर 7 कर दिया था। जबकि ये टोटल अगर हम लोग इनकी संख्या देखें तो 75 पीवीटीजी ग्रुप हैं जो 18 राज्यों और एक जो केंद्र शासित प्रदेश आपका है अंडमान निकोबार, वहां पर देखने को मिलता है। प्रीलिम्स में सवाल ढेबर आयोग को लेकर भी बन सकता है। क्यों बनाया गया था? जनजातियों से रिलेटेड जो है सिफारिशें करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया गया था, है ना। तो एक अच्छा सवाल इसको लेकर बन सकता है। स्नो लेपर्ड को लेकर न्यूज है। हिम तेंदुआ जम्मू कश्मीर में एक अध्ययन हुआ है, उसके अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण जो है सामान्य तेंदुए जो हैं हिम तेंदुओं के आवास में घुसपैठ करना है ना। तो नॉर्मल जो तेंदुए हैं वो उनके घरों में घुस रहे हैं। किसके घर में? हिम तेंदुए के आवास में। अब इसके अंदर ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में। तो जितने भी पहाड़ी राज्य हैं वहां पर अगर आप देखोगे तो आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा। किस तरह की विशेषताएं? इसका रंग ग्रे कलर का होता है, कुछ धब्बे होते हैं, इस तरह की चीजें खैर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। हिमाचल और लद्दाख का राष्ट्रीय पशु है और आपको पता होना चाहिए कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसकी कैटेगरी क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वल्नरेबल और हिंदी में बोलते हैं सुभेद्य, है ना। तो आप याद रखेंगे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसका क्या है। आगे से जो भी जीव आया करेगा उसकी हम लोग आईयूसीएन की जो कैटेगरी है वो भी जरूर डिस्कस किया करेंगे। उसके अलावा थोड़ा देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा और पहला एंटीबॉडी है जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा वायरस, बैक्टीरिया आदि से लड़ने के लिए बनाया गया। ये शायद दूसरा करंट अफेयर इसके अंदर ऐड हो गया है। इम्यूनोग्लोबुलिन को लेकर जो एम है, इसको लेकर एंटीबॉडी को लेकर एक न्यूज है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि इसके अंदर नाम के अंदर ये एंटीबॉडी लिखा हुआ है ना। तो खैर आप इसको छोड़ सकते हैं, मैंने सिर्फ इसी करंट अफेयर को लिया था, ये थोड़ा सा मुझे लगता है मिसप्रिंट हो गया है। अगला करंट अफेयर अगर हम लोग देखें तो टाइफून काजिकी वियतनाम में बड़े पैमाने पर इसकी निकासी शुरू कर दी है। हवाई अड्डे बंद कर दिए हैं, उड़ानें रद्द कर दी हैं क्योंकि ये जो टाइफून है, टाइफून आप जानते हैं चक्रवात को बोलते हैं। समुद्री तूफान या चक्रवात को टाइफून की संज्ञा दी जाती है। किस क्षेत्र में? प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो चक्रवात चलते हैं उनको हम लोग टाइफून की संज्ञा देते हैं। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के निकट अगर हम लोग देखें तो उसको विडी विडी की संज्ञा हम लोग देते हैं। इस तरीके के कुछ नाम हैं क्षेत्रीय स्तर पर। अगला अगर हम लोग देखें तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में यह बना है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एक, ये कहां पे आया है ना। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में बना है। दूसरा, कौन सा चक्रवात है? क्या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है या उष्ण कटिबंधीय? तो आप देख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ना। तो क्या प्रभाव होगा वो जानने की जरूरत नहीं है, हवा की गति ये सब कुछ नहीं जानना है। आपको जानना है टाइफून यागी के जितना ही शक्तिशाली है, ये टाइफून भी आया था। अब आपको पता होना चाहिए कि टाइफून के बारे में क्या है।
पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं उसको टाइफून की संज्ञा दी जाती है। इनका क्षेत्रीय नामकरण जो है, जैसे आप देखेंगे अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में जो चक्रवात आते हैं उसको हरिकेन बोलते हैं। तो अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में जो आते हैं उसको हरिकेन बोलते हैं, पश्चिम प्रशांत में जो आते हैं उसको टाइफून बोलते हैं। हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के निकट जो आते हैं उसको जो है साइक्लोन और विली विली कहा जाता है। हिंद महासागर में तो आप इसको साइक्लोन बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के निकट इसको विली विली की संज्ञा दी जाती है। अगला करंट अफेयर अगर हम लोग देखें तो तवी नदी को लेकर है। भारत ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान को तवी नदी में संभावित बाढ़ खतरे की चेतावनी दी है ना, जबकि वर्तमान में सिंधु जल संधि जो है निलंबित है। हमेशा भारत ने पाकिस्तान का अच्छा ही सोचा है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो हमेशा ही भारत को लेकर नेगेटिव ही रहा है। जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र की एक प्रमुख और पवित्र नदी है ना, प्राचीन ग्रंथों में इसे सूर्य पुत्री भी कहा गया है। किस क्षेत्र से निकलती है, खैर मुझे लगता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान में प्रवाह करती है ये, अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर चिनाब नदी में मिलती है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सवाल ये पूछ सकता है कि तवी नदी न्यूज में रही है, ये किसकी सहायक है ना, तो चिनाब की सहायक नदी है। और बड़े स्तर का सवाल पूछे तो सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है ना। जम्मू शहर के लिए जीवन रेखा है, पेयजल का मुख्य स्रोत है, कुछ पुल इसके ऊपर बने हुए हैं, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सवाल जैसे बन सकता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला टॉपिक है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को लेकर है। भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में 2 नीलगिरी श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जो है उनका नाम है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को कमीशन कर रही है। इसमें 2-3 टर्म है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। जैसे स्टील्थ टेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं, एक लाइन में अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मिसाइल को इस तरीके से डिजाइन कर रहे हो कि वो दुश्मन की पकड़ में नहीं आ रही, तो उसको बोलते हैं स्टील्थ तकनीक, है ना। आसान भाषा में मैंने आपको चीजें बताई हैं। दूसरा टर्म इसके अंदर फ्रिगेट आया है। फ्रिगेट कुछ नहीं है, एक समुद्री जहाज है ना, जो डिस्ट्रॉय करने के लिए ही होता है, लेकिन थोड़ा मध्यम आकार का छोटा होता है। शायद मैंने इसके अंदर कुछ चीजें ऐड भी की हैं, हाँ है ये है। तो इसको अभी हम लोग देखते हैं, फ्रिगेट और जो विध्वंसक होता है उन दोनों के बीच में किस तरीके से डिफरेंस होता है वो उसको समझते हैं। लेकिन पहले करंट अफेयर देख लेते हैं। आईएनएस उदयगिरी जो है प्रोजेक्ट 70A के तहत जो है नीलगिरी श्रेणी का दूसरा फ्रिगेट है ना। क्या करेगा, बहुमिशन युद्धपोत है, वायु के विरोधी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निर्माण किसने किया है, तो मजगान डॉक जो लिमिटेड है, एमडीएल जिसको बोलते हैं, मुंबई में उसने इसका निर्माण किया है। बहुत सारी मिसाइलें जो है इस पर रह सकती हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइलें, बराक, इसके अलावा कुछ चीजें आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से सवाल उतना डीप में जाकर यूपीएससी नहीं पूछता है ना, सवाल थोड़ा सा हल्के स्तर से पूछने की कोशिश होती है। आईएनएस हिमगिरी को लेकर जो सवाल है ये भी जो है प्रोजेक्ट 70A के तहत फ्रिगेट है, गुप्त निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट है ना। इसको कलकत्ता के द्वारा जो एक संस्थान है उसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है। क्या याद रखने की जरूरत है, पहले तो मैं आप लोगों को डिफरेंस बता दूं फ्रिगेट और जो विध्वंसक के बीच में। दूसरा आपको इसमें याद रखना है कि अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में ये पूछे कि आईएनएस उदयगिरी न्यूज में था ये क्या है ना, तो पहले पता होना चाहिए। दूसरा फ्रिगेट है नीलगिरी श्रेणी का, पता होना, बस इतना पता होना चाहिए। दूसरा अगर पूछे आईएनएस हिमगिरी क्या है, तो ये जो है 70A के तहत पहला प्रोजेक्ट है या पहला फ्रिगेट, तो ये पहला है, ये दूसरा है, क्लियर है। दूसरा अगर थोड़ा एक्स्ट्रा एक लेवल पे गया भी, इसका निर्माण किसने किया है, मुंबई वाले ने, संस्थान ने, और इसका निर्माण जो है कोलकाता में किया गया है। बस इतना भी अगर आप लोग याद रख लोगे तब भी बात बन जाएगी। जल्दी से बता देता हूं फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर के बीच में क्या अंतर होता है। ये मध्यम आकार का छोटा एक युद्धपोत होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें हथियार भी बड़े जो हैं डिजाइन किए जाते हैं। इसको गश्ती वगैरह मतलब निगरानी वगैरह के लिए, एस्कॉर्ट मतलब बचाने वगैरह के लिए चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको डिजाइन किया जाता है आक्रमण करने के लिए, और अपने जो समुद्री पेड़े उनकी सिक्योरिटी के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। और इसकी गति जो है 28 से 30 नॉट्स होती है, और ये 30 से 35 नॉट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा तेज चल सकता है। भार भी इसका थोड़ा सा कम होता है, इसका भार थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। रेंज भी कम होती है, संख्या भी कम होती है मिसाइलों की, इसकी थोड़ी सी ज्यादा मिसाइलों की संख्या होती है ना। तो थोड़ा सा मुझे लगता है बस यही इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो डेफिनेशन वाला सेगमेंट है ना, इसी से इसका काम हो जाएगा। अगला जो है 150वीं जयंती बनाई गई है, भारत के जो लौह पुरुष हैं जो सरदार पटेल जी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे हैं। नाडियाड गुजरात में इनका जन्म हुआ है। बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ये देखो, खेड़ा सत्याग्रह से जो है संबंधित रहे हैं, बारडोली सत्याग्रह से भी संबंधित रहे हैं, और किसानों के लिए कर विरोध आंदोलन था ये बारडोली वाला, और वहां से इनको सरदार की उपाधि दी गई। कराची अधिवेशन जो हुआ था, गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था,
वहां पर जो है इनका कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। और रियासतों के एकीकरण को लेकर बहुत बड़ा योगदान है इनका, 562 रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ा था। प्रशासनिक योगदान जो है आईएएस आईपीएस को लेकर भी आपको पता है काफी बड़ा योगदान इनका रहा है। और भारत का बिस्मार्क की भी संज्ञा दी जाती है। 1950 के आसपास जो है इनकी जान चली गई थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बना हुआ है वो इनसे ही संबंधित है। बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास है। अगला अगर हम लोग देखें तो ओमान को लेकर न्यूज है, यहाँ पे देख सकते हैं भारत सरकार के अनुसार 2024 में 7 लाख भारतीय पर्यटक जो हैं आए। ओमान का लक्ष्य सालाना 10 लाख भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करना है। तो कहीं ना कहीं पे ओमान जो है इंडिया के टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट कर रहा है कि इंडिया के जो लोग हैं वो ओमान में आने चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन ओमान के बारे में पता होना चाहिए। मैप में पहले आप देख लो कहां पर लोकेटेड है। इसकी कैपिटल जो है मस्कट है, ये इसके साथ आप देख सकते हो। और एक मजेदार मैं आपको फैक्ट देता हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लोकेटेड है ना, तो एक अच्छा सवाल इसको लेकर बन सकता है। दूसरा थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन अगर देखें तो अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर है, फारस की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर स्थित है ये। इसकी राजधानी मस्कट है। सीमाएं इन देशों के साथ लगती हैं, याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है। रणनीतिक महत्व ये है कि ये हॉर्मुज जल संधि के जो है आसपास स्थित है ना। ऐतिहासिक महत्व ये है कि लुबान और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। जलवायु वगैरह थोड़ा सा देखने की जरूरत नहीं है, मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको लोकेशन पता होना चाहिए। यहाँ पे ओमान है और यहाँ पे सऊदी अरब। कल भी मैंने ये क्षेत्र आप लोगों को मैप में दिखाया था। अगला टॉपिक है कि चीन ने विवादित पूर्वी चीन सागर में गैस क्षेत्रों के विकास पर जापान के विरोध को खारिज कर दिया है, जहां दोनों देशों की ईईजेड जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर आपस में टकराव बना हुआ था। अब ये कहां पे लोकेटेड है पूर्वी चीन सागर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईस्ट चाइना सी है ना। यहाँ पे चीन है, ये फिलीपींस सागर है और यहाँ पे येलो सागर है और यहाँ पे सी ऑफ जापान है। तो याद रखेंगे बड़ा खूबसूरत सवाल फ्रेम होता है कि इन तीनों का सीक्वेंस क्या है। सी ऑफ जापान सबसे ऊपर है, जो पीला सागर है वो सेकंड नंबर पे है और तीसरे नंबर पर अगर आप लोग देखेंगे तो ईस्ट चाइना सी है और चौथे पे इससे नीचे ही सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको फिलीपींस जो सागर देखने को मिलेगा। अब क्या है इसकी स्थिति कहाँ है, पश्चिम प्रशांत महासागर का जो है सीमांत सागर है और चीन, जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया से घिरा हुआ है। देखो आपको पता है कोई भी सागर अगर आप लगोगे तो वहां पर संसाधन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर भी हैं। चीन के तट के पूर्व और जापान के क्यूशू और यूकू द्वीप समूह जो है वहां पे उसके दक्षिण में स्थित है। कोरिया जल संधि से पीला सागर, ताइवान जल संधि से दक्षिण चीन सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर इसके देखने को मिलता है। सीमाएं आप लोग थोड़ा पढ़ सकते हैं किन किन देशों के साथ इसकी लगती है। ठीक है, अगला करंट अफेयर अगर हम लोग देखें तो वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा में एक दुर्लभ चौगुनी तारा प्रणाली जो है उसकी खोज की है। कुछ भी पढ़ने की और जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स में सवाल अगर बनेगा तो ये बन सकता है कि यूपीएम JI040 या ये जो भी इसका नंबर लिखा हुआ है ये न्यूज में रहा है, ये क्या है, बस इतना ही जानने की जरूरत है। ये आकाशगंगा में एक दुर्लभ चौगुनी तारा प्रणाली, बस इतना याद रखो, बाकी सब छोड़ सकते हो, आपको जानने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कथित पर्यावरणीय उल्लंघन मामले में एनजीटी की कड़ी आलोचना की है, क्योंकि ईडी जांच का आदेश देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, है ना। तो ईडी को जांच का आदेश देना कहीं ना कहीं पे एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने दायरे को मत भूलिए, अपनी सीमाओं के अधीन रहकर ही काम करिए। एनजीटी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स में सवाल पूछ सकता है, पूछ चुका है यूपीएससी, और आप देख सकते हैं उस सवाल को पीवाईक्यू में आ रखा है। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, 2010 का ही अधिनियम था, है ना। ये इसको लेकर उसने ट्रैप किया था यूपीएससी ने यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम डाला हुआ था, तो वो गलत हो जाएगा। अलग से एनजीटी का अधिनियम पारित किया गया था, उसके तहत इसको स्थापित किया गया। उद्देश्य क्या है, जो है आपका पर्यावरण, वन, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों का जल्दी निपटान करना है। और यह सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़ा हुआ नहीं है, प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखकर भी डिसीजन दे सकता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसकी पीठें जो हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में देखने को मिलती हैं। अगर आप लोगों को प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो आप लोग डिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बेहतर तरीके से और बहुत खूबसूरत तरीके से इस बैच को मैंने डिजाइन किया है। हर हाल में आप लोग 130 से ज्यादा नंबर ले पाओगे, ऐसा मेरा दावा भी है, और आप लोगों की मेहनत पे भी चीजें डिपेंड करेंगी, है ना। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये है, ये आज से मैंने ऐड करना शुरू कर दिया है, कुछ अलग आप लोगों को करना होगा, तभी जाके प्रीलिम्स में एज रहेगा आप लोगों के पास। वो एक डेली मैं कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐड करूंगा। आज के लिए मैंने क्या चीजें इसमें ऐड की हैं, तो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, है ना। ये थोड़ा सा सवाल को लेकर चीजें फंस गई हैं।
वो शायद मुझे लग रहा है कि वो जो है स्लाइड रह गई है। कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं आप लोगों को उस स्लाइड को भी दे दूंगा। मे भी हो सकता है तकनीकी खामी के चलते वो स्लाइड ऐड ना हुआ हो। मैंने जो है अलग डोज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है इंडिया की, उनको मैंने ऐड कर दिया था। बहुत अच्छा मैंने बनाया था उस टेबल को, बट मुझे लगता है वो टेक्निकल कमी के चलते कोई प्रॉब्लम हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। कल का सवाल ये था आप लोगों का चंद्रयान मिशन वाला। इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य केवल सौर पैनल और ऊर्जा उत्पादन का परीक्षण, सिर्फ इतना नहीं था, कोरोना की जानकारी वगैरह करना, वो सब चीजें भी थी। तो थर्ड वाला अगर हम लोग कट कर दें तो 1 2 4 जो है इसका बी आंसर एकदम सटीक आंसर होगा। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर भी दिया है। अगला सवाल आज के लिए आप लोगों के सामने है। एनजीटी की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। यह पूरी तरीके से सिविल न्याय प्रक्रिया के जो अधीन है उसके अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 4 अन्य पैनल भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में है। इसका निर्णय केवल पर्यावरण संरक्षण मामलों तक सीमित है। यह वनों, जल और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों को नहीं देख सकता। कौन से कथन सही हैं, इसका आंसर बताइएगा। अगली क्लास में मैं आप लोगों को इसका आंसर भी डिस्कस कर दूंगा। अगर आप लोग अभी के लिए खास करके पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं वहां पे आप लोगों को शेयर कर दूंगा। जिन बच्चों को करंट अफेयर बैच में ज्वाइन करना है वो जल्द से जल्द अपना एनरोलमेंट करवा लें। माइन्यूट सी फीस मैंने रखी है, तो आप लोग जल्दी से उस बैच में, उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहां पर मैं बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।